पे दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड है? एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है, एक ये आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब क्या हो रहा है आगे देखते हैं। अभी वापस वापस मैं आपको उस स्क्रीन पे ले आऊंगा, परेशान नहीं होना। जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगी, जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगी, फिर से क्या होगा भाई? एक रिजल्टेंट नेचर की फोर्स एक्ट करेगी। ये रिजल्टेंट नेचर की फोर्स किस पर एक्ट करेगी? ये रिजल्टेंट नेचर की फोर्स चार्ज पर एक्ट करेगी। अब सवाल पैदा होता है कि सर यहां पे बताइएगा कि ये चार्ज कहां पर है। तो एक बात बताओ, ये जो आपने अभी पीछे पढ़ा है, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया हुआ है, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो मैं बोलूंगा इसका मतलब ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से क्या गुजर रहा है? करंट गुजर रहा है। मैं आपको बोलूंगा यार जरा मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना, करंट क्या हुआ करता था? क्या होता है करंट? होता क्या है? करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप बोलोगे करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। यानी कि जब कभी भी आपके पास कोई इस तरह की कहानी हो, किस तरह की भाई? आपके पास ऐसे चार्जेस है और वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए। याद आ रहा है? ये कुछ बातें आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी होंगी, मुझसे नहीं पढ़ा तो आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, कभी ना कभी जिंदगी में ये चीज लाजमी देखी होगी कि जब भी आपके पास चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं करंट। अब ये क्यों मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ में आता है। वो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इतनी बात हमें याद आ गई कि हमारे पास चार्जेस क्या कर रहे हैं? मूव करते हुए जा रहे हैं। ये हमारे पास करंट है। तो अगर ये आपके पास चार्ज मूव कर रहा है तो मैं आपसे पूछता हूं, ये जो चार्ज है आपके ख्याल में ये स्टैटिक चार्ज होगा या डायनामिक चार्ज होगा? कैसा चार्ज होगा आपके ख्याल में? ये स्टैटिक चार्ज होगा या डायनामिक चार्ज होगा? बोलो भाई, स्टैटिक है या डायनामिक है? बोलो। डायनामिक चार्ज है। डायनामिक चार्ज है ना भैया? कैसा चार्ज है? डायनामिक चार्ज है। वेरी गुड। तो ये मेरा बेटा हमारे पास कैसा चार्ज है? डायनामिक चार्ज है। और हमें ये बात पता है डायनामिक चार्ज के पास अपनी खुद की क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। यही वजह है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। आ जाओ वापस आगे। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ गए और ये जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स है किस पे एक्ट करेगी? चार्ज पे करेगी। चार्ज कहां पे? करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर है। और ये जो चार्ज होता है ना मेरे बच्चे, इसको हम नाम देते हैं ड्रिफ्टिंग चार्ज का। क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्टिंग चार्ज का। सर ड्रिफ्टिंग से क्या मुराद है? देखो बच्चे, ये मान लो अगर मेरे पास कंडक्टर है, इसमें से ऐसे करंट फ्लो कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जो चार्जेस हैं वो ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। चार्जेस क्या करते हुए जा रहे हैं? चार्जेस ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं, ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो फोर्स एक्ट करती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ये किस पे एक्ट करती है? ड्रिफ्टिंग चार्जेस पे एक्ट करती है। इसका जो फॉर्मूला है मेरे बच्चे, जब हम वो लिखने जाएंगे तो वो बनता है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? अब ये एक अच्छा सवाल बनता है, जहन में रख लेना। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से ही आया है। दो रीजन मैं आपको इसकी बता देता हूं। एक रीजन तो इसकी डेरिवेशन है, जो जाहिर है हमारे कोर्स का डोमेन नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा। दूसरी रीजन जो समझना ज्यादा आसान है, रिलेट करना ज्यादा आसान है, वो ये कि जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करती हैं तो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ये वाली फोर्स होती है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा वाली। तो यही फॉर्मूला है जो F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। ये कोई नया फॉर्मूला अपने पास नहीं है, इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। यहां तक मुझे बता दो, सब चीज सबको क्लियर है? बोलो बोलो भैया, बोलो भैया, सब चीज क्लियर हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आला। ठीक है, चलो गुड हो गया। आगे देखो अब जरा, F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा हो गया, बिल साइन थीटा हो गया। अब इसके अंदर भाई किस चीज से क्या मुराद है ये समझ लेते हैं जरा जल्दी से। देखो अब बच्चे, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा में आपको जो जो चीज नजर आ रही है ना, उसको मैं एक एक करके आपको समझाता भी जाता हूं, लिखता भी जाता हूं। भाई F से क्या मुराद है? F से मुराद है फोर्स जो एक्ट कर रही है किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। कैसा कंडक्टर? जो कि फील्ड के अंदर रखा हुआ है। बी से क्या मुराद है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या चीज है? आई वो करंट है जो इसमें से गुजर रहा है। एल से क्या मुराद है? बच्चे एल से मुराद होती है लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। एल से क्या मुराद है? लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आता है आपके पास थीटा।
अब आपसे पूछा जाए भाई थीटा क्या है, अब बोलोगे सर थीटा एंगल है। अब अगला सवाल, कौन सा एंगल है थीटा? तो भाई जो थीटा एंगल है ये वही वाला एंगल है जो यहां पे थीटा था। हमने इस लेक्चर में पढ़ा था ना कि थीटा हमारे पास क्या था, तो मैंने आपको वहां पे भी ये बात बताई थी, फिर रिपीट कर देता हूं कि थीटा हमारे पास होता है मेरे भाई म्यूचुअल एंगल। थीटा इज म्यूचुअल एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे भी थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? बोलो भैया, इतनी बात सबको क्लियर है? यस और नो? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, समझ में आ गई इतनी बात सबको? बी से क्या मुराद है भैया? बी से मुराद आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई की हुई थी। कहां चला गया? ये रहा, ये देखो, ये जो मैंने अप्लाई की हुई है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये येलो से जो शो किया गया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से मुराद यहाँ पे बी है। आई क्या है? जो इसमें करंट गुजर रहा है, जो भी करंट इसमें गुजर रहा है आई है, ठीक है। लेंथ क्या है भाई? लेंथ आपके पास ये जो भी इसकी लेंथ है, ठीक है, इसको हम किसी और कलर से बना लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, ये जो भी एक बच्चे ने सवाल पूछा है ना, इसके ऊपर अब मैं आ रहा हूँ। अब एक बच्चे का सवाल है और बिल्कुल जनरल सवाल है, मेरे ख्याल से तो ये सवाल सबका ही होना चाहिए था, लेकिन चलो एक बच्चा पूछ रहा है। सवाल बच्चे का ये है, सर आपने ये कहा, गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सवाल को सुनो, अच्छे से समझो। मैं चैट वैसे भी जो है ना वो उसी वक्त पढ़ूंगा जब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अभी चूंकि मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, आपके यहां पे फोकस कर रहा हूं, तो आप भी यहीं पे फोकस करो। जब मैं सवाल पूछूं तो आप वहां लिख दिया करो सवाल, ठीक है। चलो अब देखो इधर, अब जो सवाल बनता है ना आपका वो ये बनना चाहिए, सर आपने कहा कि जो थीटा है ये बेसिकली एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आप ये बताएं इस फॉर्मूले में हमें बी तो नजर आ रहा है, हमें वी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। हमने आपकी बात सर आंखों पे रख ली, ये फॉर्मूला यहीं से आया है, तो इसमें तो वी था, बी था, थीटा इन दोनों के दरमियान में एंगल था। अभी यहां पे थीटा है लेकिन वी तो है ही नहीं, वी से वेलोसिटी, बी से बिलाल, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर यहां पे फिर वो क्या है। अब मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूं, देखो समझो। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देखो इधर, ये मान लो मेरे बच्चे हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मुझे पता है अभी पहली पहली क्लास है ना, तो बहुत बेहुदा ड्राइंग आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगी, परेशान नहीं हो, ठीक है। मुझे भी एहसास हो रहा है कि बहुत बेहुदा हो रही है, ठीक है, ड्राइंग, लेकिन अभी जज्बात समझो बस। देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ट्रिपल सी स्टैंड फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा होगा, हाँ या ना? ऑल्दो कि ये जो करंट की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये, या मान लो यार ये कोई पॉजिटिव चार्ज है भाई, चलो आसानी कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो भी कोई आपका पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा होगा, हाँ या ना? ऐसी। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं आपसे पूछूं इसकी वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, तो आप क्या बताओगे इसकी वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं यार मुझे बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर की तरफ होगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है कि अगर चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी भी ऊपर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगी। बोलो ये बात समझ में आएगी सबको, हाँ या ना? बोलो भाई, समझ आई ये बात सबको? तो जब कभी भी आपको बोला जाए ना, जहन में रख लेना ये बात, जब भी मैं आपको बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, आपको बोला जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, आपको बोला जाए वेलोसिटी ऑफ चार्ज, आपको बोला जाए करंट की डायरेक्शन, क्या बोला जाए? करंट की डायरेक्शन, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, जहन में रखना, ऑल दीज थिंग्स आर पैरेलल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये सारी की सारी कैसे चलती हैं भाई? पैरेलल चलती है। पैरेलल से मुराद ये सारी चीजें। चार्ज, सर यहां पे आपने प्लस चार्ज क्यों लिखा है? कंडक्टर में जो करंट होता है वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसका जवाब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिल जाएगा। वो सारे लोग जिन्होंने मुझसे करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैंने आपको इसका जवाब तब भी दिया था, अभी फिर बता देता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि कंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है, लेकिन हम उसका इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं होल्स को।
तो मान लो ये होल है जो कि जा रहा है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि कन्वेंशनल करंट हमारा होल्स की बेस पे ही डिफाइन हुआ है, जिस बेस पे आपकी सारी कन्वेंशन दुनिया भर में सेट हुई हुई है। तो ये बात समझ में आ गई। चार्ज ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, करंट ऊपर है। तो यहां देखो आपको बी नजर आ रहा है और बी के साथ देखो आपको यहाँ पे एल नजर आ रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो दिस थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बोलो भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? हाँ या ना? मालिक बोलो भाई, क्लियर हो गई? बच्चे हाथ भी रेस कर दो जितने लोगों को क्लियर हो गया। होल और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, ठीक है, जब आएगा मैं बता दूंगा। होल एक ख्याली प्लाव है और प्रोटॉन एक फिजिकल चार्ज है, ठीक है। होल ख्याली प्लाव और कुछ भी नहीं है। यार मजा नहीं आ रहा तुम लोगों के लिए, सेटअप पूरा चेंज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ जवाब आ रहा है ना वो वही 100 110 120 का आ रहा है। बाकी लोगों ने पास नहीं होना, अगले साल फिर बैठोगे क्या? पढ़ाई करोगे अगले साल फिर से क्या? ये डाउनवर्ड एरो पे आ जाए। फोटोन और प्रोटॉन में क्या फर्क है? फोटोन और प्रोटॉन में ये फर्क है भाई, ये देखो फोटोन देखो, एक फर्क तो यही नजर आ रहा है, इसमें यहाँ एच आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है। बाकी का फर्क आपको मॉडर्न फिजिक्स में बता दूंगा, ठीक है, फिलहाल के इतना ध्यान में रख लो। और इसके अलावा कोई चीज, कोई काम का सवाल पूछ लो यार, ठीक है। अभी हमने फोटोन पढ़े नहीं, तुम्हें क्या समझ में आएगा फोटोन क्या होता है? सही है, एक फर्क तो बता दिया ना मैंने। ठीक है चलो, बस सही है। मेरे बच्चे, जो लेंथ होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन उसके साथ जब डायरेक्शन जुड़ जाती है ना तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है ना वो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं हल्का फुल्का सा, ठीक है। ये देखो, ये मेरा बेटा आपके पास एक वही वाली कहानी जो मैंने भी आपको बता रहा था, ये वही डायग्राम बनी हुई है। ये मेरे बच्चे आपके पास एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, नजर आ रहा होगा आपको यकीनन, नहीं नजर आ रहा? अच्छा, ये मेरा बेटा आपके पास एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो इधर, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है। ये आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। ये इस कंडक्टर की लेंथ है, ये इसमें करंट गुजर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट है। आपसे कोई पूछे चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है, आप बोलोगे चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अलोंग हो रही हैगी, ठीक है भैया, ध्यान में रख लेना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज भी इसी डायरेक्शन में। जो एक बच्चा सवाल पूछ रहा है ना, सर ये तो लेंथ है और लेंथ तो स्केलर होता है, तो भाई ध्यान में रख लेना, अगर स्केलर के साथ डायरेक्शन जुड़ जाए तो वही तो वेक्टर होता है। वेक्टर और स्केलर में फर्क किस चीज का? डायरेक्शन का ही तो है। तो ये लेंथ है, ये डायरेक्शन साथ में आपने जोड़ दी क्योंकि आपने बोला कि भाई चार्ज आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमने पढ़ ली, कितनी होती है? F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ठीक है भैया। चलो अब आगे चलते हैं, आपको इस फोर्स की डायरेक्शन निकालना सिखा देता हूं। देखो भाई अब इस फोर्स की ना हम डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं, चलो समझो जरा। ये मान लो बच्चे हमारे पास जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आ रही हैं यार, कॉपी करना आ गया आपके भाई को। ये देखो, ये देखो, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना, अब हम सीख क्या रहे हैं भाई, पहले वो सुन लो समझ लो, ताकि तुम्हें पता चल जाए हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। देखो, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, जो कि अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में इसकी खुद की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, भाई पता है ना ये बात, अब तक तो कई दफा ये बात हो चुकी है यार, ठीक है। कहाँ चला गया? ये रहा, ठीक है। ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या करना है भाई, दोनों दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा तो भाई इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा।
अगर मैं इसका वेक्टर वाला वर्जन लिखूं तो इसका वेक्टर वाला वर्जन बनेगा F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस ऑफ बी। अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर वाले वर्जन से क्या मुराद है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा यहाँ F से क्या मुराद है भाई, यहाँ F से मुराद है आपके पास फोर्स, और फोर्स इटसेल्फ कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी की खास बात क्या होती है भाई, कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है भाई, डायरेक्शन होता है। बोलो ये बात याद आ गई सबको, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। बोलो भाई, बोलो भाई, बिल्कुल नीचे ले आओ, बोलो भैया याद आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो अब हम पढ़ने क्या लगे, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको ये बताने लगा हूं यार, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसका जो डायरेक्शन है वो आप कैसे निकालोगे, इसका जो डायरेक्शन है वो आप कैसे निकालोगे। मैं इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपको दो रूल्स बताऊंगा भाई, जहन में रख लेना, इसके डायरेक्शन के लिए आपको मैं दो रूल्स बताऊंगा। एक रूल तो वही वाला है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो कि था राइट हैंड पाम रूल। कौन सा रूल भाई, राइट हैंड पाम रूल। दूसरा रूल मैं आपको एक बताऊंगा, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये रूल जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे होंगे तब भी आएगा, और साथ ही साथ ये वाला, इस रूल की बात कर रहा हूं, ये वाला जो रूल है भाई, ये रूल जब हम वेक्टर पढ़ रहे होंगे तब भी आएगा, और आपको इनफैक्ट सर तलहा अभी पढ़ाएंगे भी, जब आपको वो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो ध्यान में रख लेना, दुनिया भर में जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ना, दुनिया में जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट है, सबका डायरेक्शन निकालने का तरीका आपके पास क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल। सही है, चले भाई, बोलो भाई जिंदा हो तो जवाब दे दो, चले सीख ले राइट हैंड स्क्रू रूल जल्दी से। ठीक है, स्क्रीन ब्लर हो गई, ब्लर हो गई डबल ए के साथ, ठीक है। हमें भाई स्क्रीन ब्लर नहीं हुई है, तुम्हारा इंटरनेट मर गया, जैसे थोड़ी देर पहले मेरा इंटरनेट इंतकाल कर गया था ना, तो अपने इंटरनेट वाले को कूट दो, मैंने भी क्लास के बाद जाके ये काम करना है, तुम अभी कर दो, ठीक है। चलो जी कुमार बेटा, आपका रिप्लाई नहीं दे रहा, आपसे मेरी दुश्मनी हुई भी है। तो खुदा के बंदे, जो जो काम के दिख रहे हैं मैं सबके रिप्लाई देता जा रहा हूं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है मैंने जिसका रिप्लाई नहीं दिया। चलो देखो भाई, अब पहले रूल पे आ जाते हैं भाई, पहला रूल समझने पे फोकस करो। पहला रूल कौन सा है मेरा बेटा, जो पहला रूल है वो हमारे पास है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। भाई सबसे पहले सबने क्या करना है, अपना जो सीधा हाथ है ना उसको हिला के चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इस रूल को उल्टे हाथ पे लगा रहे होंगे और फिर उनका आंसर नहीं आ रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे। जो आपका सीधा हाथ है ना उस पे आएगा इसका आंसर, ये आपका सीधा हाथ है, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। अब इसमें क्या करना है भाई, इस राइट हैंड के अंदर, अब देखो आपको एक ड्राइंग का शाहकार दिखाते, सही है, ये मेरे आपका ये ये आपका ना राइट हैंड है, ठीक है, ये आपका राइट हैंड है, इसके अंदर ये जो है ना हमारे पास ये थंब है, मतलब ऐसा राइट हैंड है, बताना पड़ रहा है, ये हमारे पास फिंगर्स है, ठीक है, ये फिंगर्स, ठीक हो गया। ये सब आपको मिल जाएगा भाई, ये कीमती ड्राइंग और ये पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। ये जो फिंगर्स है ना भाई, इस फिंगर्स को आपने रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पाम रूल मैंने पिछली क्लास में बताया था, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। ये इस बात का एक और सबूत है कि ये कोई नई फोर्स नहीं है भाई, जो पढ़ रहे वही पुरानी वाली फोर्स है, ठीक है। तो फिंगर्स को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या वेलोसिटी ऑफ द चार्ज या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये तीनों अलग अलग चीजें कैसे हो गई भाई, एक बराबर चीजें, अभी पिछली स्लाइड में मैंने साबित किया था, ठीक है। अब यहां आ जाओ जरा, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करो जरा, जो भी बताया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, नजर आ रही है, ये करंट का डायरेक्शन है, नजर आ रहा है। अभी आ जाओ, ये आपका सीधा हाथ है। दूसरी बात, आपका सीधा हाथ ना इसी हालत में रहेगा, आपका सीधा हाथ ना कोई लंगड़ा लुगड़ा होकर चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब कोई ऐसे कर ले, यूं कर ले, कोई यूं कर ले, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये सीधा हाथ है ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें
फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रही फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, मान लो कोई ऐसे रखना चाहता है, भाई रख ले, ऐसे हाथ रख ले, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड देखो वहां जा रही है, फिंगर्स ऐसे हैं, भाई जैसे दिल करे ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, यू रख लो, जैसे अच्छा लगता है रख लो, कोई मसला नहीं, बस फिंगर वही रहनी चाहिए, हो गई फिंगर्स वहां। अब क्या करना है भाई, अपने हाथ को यहां रिस्ट से घुमाओ, अपने आप को यहां क्या करो, ठीक है, अपने हाथ को यहां रिस्ट से घुमाओ। अब जब हाथ को यहां रिस्ट से घुमाओगे तो अल्टीमेटली, मैंने हाथ को घुमाने बोला है, अच्छा कोई ये ना करे, देखो बहुत सारे हमारे जो काहिरुल वजूद लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, हाथ को ऐसे रखिए ना, अंगूठे को यूं कर लेंगे। मैंने ये नहीं कहा भाई, जहन में रखना, मैंने क्या कहा है, हाथ को घुमाओ यहां पर ऐसे। अल्लाह ने यहां जो रिस्ट में सलाहियत रखी है ना, वो यही पढ़ने के लिए रखी थी। अब देखो, इसको आपने हाथ को घुमाया, अब ये थंब देखो कहां पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड, क्योंकि करंट मेरा अपवर्ड जा रहा था। अब देखो दोनों चीजें अलाइन हो गई, जब दोनों चीजें अलाइन हो गई, अब आप देखो आपका ये जो पाम फेस है, जो हथेली है, हथेली जहां पे लकीरें होती है ना, वो जो हथेली है वहां पे आपकी, अब ये हथेली कहां पॉइंट कर रही है, इनवर्ड, हथेली कहां पॉइंट कर रही है, इनवर्ड। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इस केस के अंदर ये जो पाम फेस पॉइंट करेगा, ये पाम फेस किसको पॉइंट करेगा भाई, फोर्स की डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। अब अगर इसकी मैं बात करता हूं तो पाम फेस कहां पॉइंट कर रहा है, तो आप बोलोगे भाई इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स कहां लग रही है, इनवर्ड लग रही है फोर्स भाई, अंदर की तरफ लग रही है, गोया कि इसके ऊपर जो ड्रिफ्टिंग चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही होगी, वो कहां लग रही होगी भाई, इनवर्ड लग रही होगी। अब देखो यहां पे आओ जरा पीछे, और पीछे, यहां देखो, इसमें देखो, ये देखो यहां जो इन्होंने ये कहानी लिखी हुई थी, अब आपको ये समझ में आ रही है इन्होंने क्या कहानी लिखी हुई थी, ये देखो मैंने यहां सितारे बना दिए, ज्यादा बन गए, ठीक है, एक सितारा काफी है, सही है, एक सितारा बहुत है। फोर्स डायरेक्टेड इनटू द सरफेस, देखो ये रखा हुआ है, फोर्स डायरेक्टेड इनटू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये देखो फोर्स कहां लग रही है, इसमें भी इनवर्ड लग रही है, ठीक हो गया। तो यही बात मैं आपको बता रहा था, यहां तक मुझे बता दो भाई, सब क्लियर है, तो मैं फिर राइट हैंड स्क्रू रूल की तरफ जाऊं। बोलो भाई, आसान सी चीज है यार, ये नर्सरी क्लास में पढ़ाते हैं, बोलो। F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा जब सिर्फ चार्ज होगा, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा जब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि वो हमारी किताब वालों को मुश्किल लगता है, तो अक्सर वो बेशतर वो किताब में दिया हुआ नहीं होता, वरना आप बोलते हो तो मैं फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी बता देता हूं। अमूमी तौर पे जो बच्चा ओए लेवल के बैकग्राउंड का होता है, वो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है, तो भाई वो भी यही है, आपने फिंगर्स को ऐसे रखना होता है, ये लेफ्ट हैंड के अंदर इसको इस्तेमाल करेंगे, ये दो फिंगर्स आपकी बंद होंगी और ये तीन फिंगर्स आपकी ऐसे होंगी, ठीक है, ये ऐसे, ये अजीब सा स्टाइल होता है ना ये वाला, ये इसके याद रखने का तरीका क्या है, FBI, ये आपने याद बात नहीं करना, ये वो लोग हैं जो ओ लेवल्स के बैकग्राउंड के हैं ना, उनके लिए रिवाइज कर रहा हूं, वो अगर फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से कंफर्टेबल है आप उससे कर लो। FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये करंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है, बोलो भाई। बिल्कुल नीचे ले जा, सही है भाई, पाम रूल समझ में आ गया, फिल्मिंग राइट हैंड रूल भी ऐसा हो जाएगा, यही फिल्मिंग लाइन, वो भी FBI करके होगा भाई, फिल्मिंग फिल्मिंग रूल से देख लो, FBI करना है ना, FBI, इसमें तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले ये जो आपकी ये वाली फिंगर होती है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले आओ, ले आए भाई, ये रही। अब अब क्या करो, अब अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके रोटेट करो, हाथ को रोटेट करोगे, हाथ को क्या करोगे, हाथ को रोटेट करोगे, तो इसको आप लेकर आओगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो पहले मैं इसको लाया मैग्नेटिक फील्ड में, हाथ को रोटेट करके इसको लाओ करंट की डायरेक्शन में, ये ले आए, देखो थंब कहां चला गया आपका, ऑटोमेटिकली इनवर्ट चला गया। मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बात बताई थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप कोई भी रूल यूज करो, जहन में रखना, आप कोई भी रूल यूज करो, एनी रूल, आप कोई भी रूल यूज करो, एनी रूल, इट विल गिव यू एग्जैक्ट सेम आंसर, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जो रूल अच्छा लगे वो यूज करते रहना, इट विल गिव यू एग्जैक्ट सेम आंसर। एक बात और ध्यान में रखना, ये जितने भी रूल हैं, चाहे वो ये पाम रूल हो, चाहे वो स्क्रू रूल हो, चाहे वो फिल्मिंग रूल हो, लेफ्ट हो या राइट हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे जो रूल्स है ना मेरे भाई, ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, किसके लिए है, ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, ये नेगेटिव चार्जेस के लिए नहीं है, जहन में रख लेना इस बात को, ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, ठीक है।
स्क्रू रूल पे भी आ रहा हूं, ठीक है। राइट हैंड रूल से करके बताएं। अबे जितने सिखा दिए उससे कर ले, काफी नहीं है क्या यार अल्लाह के बंदे। ठीक है, वो कोने से पकड़ के उसका जो कर्सर है ना वो बिल्कुल ड्रैग करके नीचे ले, बस सही है। नेगेटिव कैसे करेंगे भाई? नेगेटिव ऐसे करेंगे कि आप आंसर निकालोगे इससे पॉजिटिव वाले के रूल्स के और आखिर में इसको पलट दोगे, ठीक है। अब आपको बताता हूं राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है। देखो भैया, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अबे मेरी अपनी स्लाइड्स कितनी रह गई? अच्छा चलो सही है, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। जब कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो अपन लोग पढ़ रहे हैं, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब तक हमने लिख लिया, सही है। अब हम इसका जो रूल पढ़ रहे हैं भाई, दैट रूल इज राइट हैंड स्क्रू रूल। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, ये राइट हैंड स्क्रू रूल जो है ना ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ नहीं है, ठीक है शाफे? अभी नहीं, जब मैं पढ़ूंगा ना तब करना। ये जो स्क्रू रूल है ना, ये स्क्रू रूल ध्यान में रख लीजिएगा। ये जो स्क्रू रूल है ये ध्यान में रख लेना भाई। ये स्क्रू रूल जो है ना ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ खासुल खास नहीं है, ये जर्नली किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर एनी क्रॉस प्रोडक्ट। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट है ना दुनिया में, मतलब आप जब कभी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई होना सच दैट आंसर में एक और वेक्टर आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट को अपन लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया आने वाला वेक्टर होता है ना उसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप अपने पास स्क्रू रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे हमारे पास यहां पे, अब वही काम करता हूं मैं, यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं इसको आगे, समझो। चलो ये मेरे बच्चे मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर ली, ठीक है। और साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अदद करंट कैरिंग कंडक्टर भी रख दिया। ये वही वाली चीज है दोबारा से। अब आपको पहले से पता है इसके अंदर जो फोर्स का डायरेक्शन आना है वो कहाँ पे आना है? इनवर्ड आना है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको निकालेंगे एक दूसरे रूल से, क्योंकि वो रूल मुझे आगे इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन हमें पहले से पता है, वो कहाँ आना है? इनवर्ड आना है। अब मैं आपको बोलूंगा, आप ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना इसमें दो वेक्टर्स लोकेट करो जिनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है। वो कौन कौन से दो वेक्टर है जिनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है? तो एक वेक्टर आपको यहां नजर आ रहा है, मैं यहां लिख भी देता हूं। एक वेक्टर मेरा बेटा इसके अंदर है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, देखो नजर आ रहा है। एक वेक्टर कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट का है, एल वाला। और एक वेक्टर कौन सा है यहां पे मेरा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर है, चेक करो। एल से मुराद यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, बी से मुराद यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब आप कुछ नहीं करो, इन दोनों की यहां पे जो है ना वो डायरेक्शन जरा रिलेट कर लो। तो ये जो मैंने रेड से एरो बनाया हुआ ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। चार्जेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तभी तो करंट ऊपर है, तभी तो वेलोसिटी ऊपर है। और ये मेरा बेटा मेरे पास हो गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बोलो कितने लोग हैं जिनको ये डायरेक्शन समझ में आ गई है? बोलो भाई जल्दी से। फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं आया? भाई वो डेरिवेशन है, वो इनफैक्ट आपके कोर्स के अंदर भी नहीं है डेरिवेशन। देखो भैया मैंने क्या बोला है, मैं फिर बता देता हूं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने सिर्फ बोला कि इस फॉर्मूले के अंदर जो दो वेक्टर्स गिवन है इनको यहां पे लोकेट कर लो, कहां पे है? तो नजर आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट कहां है कर रही है? इन द अपर डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ये रही इन द राइट डायरेक्शन। ये दो वेक्टर्स आपको लोकेट करने बोले हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है भाई कि ये जो आपका स्क्रू रूल है ना, स्क्रू रूल ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो।
जबकि आपका जो राइट हैंड पाम रूल है वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस्तेमाल होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा या F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा में। ये इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये इस पे रेड वाले पे क्लिक करके, बस 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 वो ऊपर अपवर्ड एरो भी आ रहा है, डाउनवर्ड भी आ रहा है। अपवर्ड जब आए तब क्लिक नहीं करना, अभी डाउनवर्ड आया है ना, अब कर दो। ठीक है, ठीक है, चलो गुड है। हमें कैसे पता चला भाई? अभी मैंने ऊपर बताया तो था पीछे। खतीजा बेटे जब लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी उसको शुरू से आप 3-4 बार देखना, आपको पता चलेगा कैसे पता चल रहा है कि ये चार्ज का डायरेक्शन अपवर्ड है। अभी मैंने आपको पीछे ये बात बताई थी। अब देखो यहां पे मैंने कर दिया, अब देखो उसको गौर से। मैं ये आपके सामने जो दो चीजें है ना, इनको इसी की डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं। ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज है इन द अपर डायरेक्शन, यानी कि करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आ गई यहां पे मेरे पास, ये दो चीजें आ गई। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका सीधा हाथ है। अब गौर से देखो आपने करना क्या है, स्क्रू रूल सिखा रहा हूं आपको। आपका जो सीधा हाथ है ना, इसको आपने रखना है पहले वेक्टर पे। अब इसमें पहला वेक्टर कौन सा है? ये कौन सा है? बी वेक्टर। ये कौन सा है? एल वेक्टर। जहन में रख लेना। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिखा हुआ है F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस ऑफ बी। अब सवाल पैदा होता है इसमें पहला वेक्टर कौन सा है और दूसरा वेक्टर कौन सा है? तो बेटे जहन में रखना, जो भी पहले लिखा हुआ है ना, ये पहला वेक्टर है, और जो भी बाद में लिखा हुआ है ये दूसरा वेक्टर है। भले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल बाद में आता है और बी पहले आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस प्रोडक्ट की तरतीब में एल पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है, तो एल विल बिकम माई फर्स्ट वेक्टर एंड बी विल बिकम माई सेकेंड वेक्टर। इस चीज का आपने ख्याल कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बी आ गया, ये बी आ गया, ये एल आ गया। आपने अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखना है। पहला वेक्टर एल बी, कौन सा है? एल है, एल पे रख दिया। ऐसे भी रख सकते हो, जैसे दिल करे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो। सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखना है, इस तरह से कि जो फिंगर्स है ये पॉइंट कर रही हूं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फिंगर्स कहां पॉइंट कर रही हूं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर के अलोंग पॉइंट कर रही है, नजर आ रहा है। पहला रूल क्या है स्क्रू रूल का? कि आपका जो सीधा हाथ है, आपका जो सीधा हाथ है, इस सीधे हाथ को कहां रखना है? आपने रखना है पहले वेक्टर पर, फर्स्ट वेक्टर पर। और कैसे रखना है? कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब क्या करना है भाई? अब आपने फिंगर्स को बंद करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। देखो अगर मैं यहां रखता हूं तो फिंगर्स यहां बंद हो रही है, यही बंद हो रही है ना, यहां तो बंद नहीं हो रही। कोई ये हरकत ना करे, ऐसे करके बंद ना करे, ठीक है? नेचुरल रखना है बिल्कुल ना, ऐसे जबरदस्ती उंगलियां नहीं तोड़नी अपनी। यहां बंद हो रही है तो उसका मतलब ऐसे नहीं रखना, यहां रखा। अब देखो फिंगर्स दूसरे वेक्टर की तरफ बंद हो रही है, फिंगर्स दूसरे की तरफ बंद हो रही है। देखो थंब कहां जा रही है? इनवर्ट जा रही है। थंब कहां जा रही है? इनवर्ट जा रही है। यानी कि मैं यहां लिखूंगा कि आपने क्या करना है, आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। कर्ल योर फिंगर्स टूवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर। आपके पास जो आपका थंब होगा ना, स्ट्रेच थंब होगा आपका, आपका जो थंब होगा ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा का डायरेक्शन। बोलो भाई, यहां तक सबको सारी चीज समझ में आ गई? राइट हैंड स्क्रू रूल बोलो भैया, बोलो भाई, बोलो भाई। देखो इसका मैं आपको एक दो सवाल और कराता हूं ताकि मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे पहले देखो इसका हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ना हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास जो है ना एक क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये चेंज कैसे होता है? ये सिलेक्ट वाला आता था पहले। चलो दोबारा बना लेते हैं। ये सात भाई ने इसका कोई मस्ती करी है, ठीक है चलो बना लेता हूँ फिर मैं अभी। वो उससे ना कॉपी करने वाला ऑप्शन आ रहा था, मैंने कल रात देखा था। ये देखो मेरा बेटा, ये हमारे पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है? क्रॉस का मतलब क्या है?
क्रॉस का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है भाई, इनटू द प्लेन आ रही है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं अभी बाद में। ठीक है, ठीक है। देखो भैया, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो है ना वो एक कोई कंडक्टर लाके रख दिया। मान लो मेरे पास जो कंडक्टर है, ठीक है। अब मान लो मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे कोई कंडक्टर लाके रख दिया। अब आपने मुझे बताना है कि इसके ऊपर, जितने लोगों को समझ में आ गया वो बता दो जल्दी से। अब जल्दी से बता दो कि इसके अंदर जो ये जो, पहले तो मुझे ये बता दो कि ये जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर आपको रखा हुआ नजर आ रहा है, सवाल पहले समझो। क्या आपको करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ नजर आ रहा है? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। क्या आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स भी लग रही होगी। अब मुझे फोर्स का डायरेक्शन बता दो। अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई फोर्स का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड पे, अगर मैं बोलता हूं भाई फोर्स का डायरेक्शन है राइट साइड पे, अगर मैं बोलता हूं भाई फोर्स का डायरेक्शन है इनटू द प्लेन, अगर मैं बोलता हूं फोर्स का डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन, या अगर मैं कहता हूं फोर्स का डायरेक्शन है अपवर्ड, या अगर मैं कहता हूं फोर्स का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो क्या ख्याल है आपका, फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? जल्दी से बता दो भाई। हाँ भैया, क्या आंसर आ रहा है? बोलो। फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे आ रहा है सबका, राइट साइड पे आ रहा है कुछ लोगों का, एक आधे का आउटवर्ड भी आ रहा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने टैलेंटेड लोग, क्या आंसू आ रहे हैं मेरी आंखों में, इतने टैलेंटेड लोग माशाल्लाह। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, फिर राइट हैंड स्क्रू रूल लगा लेंगे। देखो भैया, पाम रूल में आपका सीधा हाथ ऐसे रहना था, ये आपका सीधा हाथ है, ठीक है। अब देखो फिंगर्स को कहां रखना है, फिंगर्स को कहां रखना है, वो जो मैंने अपनी शाहकार ड्राइंग में बताया था, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये रही मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनटू द बोर्ड है। अब ऐसे में घुसा नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है, ऐसे जा रहा है। इसके बाद क्या करना है, अपने हाथ को घुमाना है, ये हाथ को घुमाया 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 ऐसे आ गया। थंब कहां आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, या करंट आगे। अब देखो आपका पाम कहां ओपन हो रहा है? उल्टे हाथ पे। पाम कहां ओपन हो रहा है? उल्टे हाथ पे, ये इधर उल्टे हाथ पे। पाम कहां ओपन हो रहा है? उल्टे हाथ पे। तो गोया फोर्स का डायरेक्शन कहां है? तो फोर्स का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड पे। तो जितने लोगों का आंसर लेफ्ट आ रहा था भाई, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही आंसर। अब आप कोई बोले यार मुझे तो राइट हैंड स्क्रू रूल से करना है, भाई राइट हैंड स्क्रू रूल से कर ले भाई, सही है। क्या करना होता है राइट हैंड स्क्रू रूल में? डिस्प्लेसमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर लोकेट करो। जिसको नहीं समझ में आया फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, देख लो और से। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट कहां है? अपवर्ड है। ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? एल, ये क्या है? बी, एल बी। सीधा हाथ पहले वेक्टर पे, पहला वेक्टर एल, दूसरे की तरफ घुमा दिया, थंब इधर आ रहा है, चेक करो इधर आ रहा है थंब। इसका मतलब क्या है? अगर थंब वहां जा रहा है इसका मतलब फोर्स कहां लग रही है? लेफ्ट पे। अब किसी का दिल कर रहा है नहीं यार मुझे तो फिल्मिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करना है, कर ले भाई, ये रहा एफ बी आई। पहला काम इस वाली फिंगर को रखना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रख ले भाई, ये रखा। इसको, इस वाली फिंगर को देखो, रख। अब क्या करना है? हाथ को ऐसे घुमाना है, कब तक? जब तक कि ये मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज ना आ जाए। घुमाया 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 घुमाया, आ गया, सही है। और ये जो थंब है ये कहां पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट साइड पे। तो आप किसी भी तरह से आंसर निकालो भाई, आंसर सेम रहेगा। ये फिजिक्स की खूबसूरती है, आंसर चेंज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप में कोई शदीद टैलेंट हो आंसर को चेंज करने का। बोलो भाई, समझ में आ गया? बेटा फिल्मिंग राइट हैंड रूल के अंदर एफबीआई की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ना, ठीक है, गूगल आउट कर लेना, पता चल जाएगा, सही है। तो क्यों अपने लिए चीजें मुश्किल कर रहे हो इतने सारे रूल्स याद करके? जिंदगी आसान कर तो दी, एक रूल बताया, राइट हैंड स्क्रू रूल, हर जगह लग जाएगा। या राइट हैंड पाम रूल लगा ले भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोर्स निकालने के लिए हमेशा काम करेगा। अब अपने लिए जिंदगी मुश्किल करे जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। चलो चलो भैया, अब एक सवाल और बता दें। चलो एक सवाल और कर लो भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, एक सवाल और कर लेते भाई। एक सवाल और,
अब तुमने बताना है मुझे आंसर, ठीक है? क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, इसको पतला किया जाए पहले तो। चलो बाकी मेरा बेटा वो आपको पास ना रोज सुबह एडमिन का मैसेज आता है, अगर आपको किसी भी हवाले से कोई क्वेरी हो तो आप एडमिन वालों से राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा टेस्ट होगा ना उसका मैं शेड्यूल वो बता रहा हूँ, उसका सिलेबस जितना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ लेंगे सब आएगा, ठीक है? कुछ भी छोड़ेंगे नहीं उसमें से। अच्छा जी, ये मान लो हमारे पास है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, सही है? ये हमारा करंट है। बोलो भाई फोर्स का डायरेक्शन बोलो, कहाँ जा रहा है? ए ऑप्शन है इनवर्ट, बी ऑप्शन है राइट साइड पे, सी ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे, डी ऑप्शन है आउटवर्ड, ई ऑप्शन है क्या ही कह सकते हैं। बोलो भाई कहां जाएगा भाई, बोलो जल्दी। मेरा ख्याल है कोई 3 साल बाद व्हाइट बोर्ड पे इस पे पढ़ा रहा हूँ मैं, बोर्ड पे क्लास में 3 साल बाद पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका राइट हैंड पाम रूल, भाई अगर किसी को अब तक नहीं समझ में आया फिर सुन ले। राइट हैंड पाम रूल, सीधे हाथ को आपने इस तरह रखना है, फिंगर्स आई इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ गई आ गई आ गई आ गई। अब देखो घुमाया 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 ऐसे, कहां आ रहा है आउटपुट, कहां आ रहा है आउटपुट, तो भाई यहां मार्क कर दिया आपने इसको, कहां आ रहा है ये, कहां आ रही है आउटपुट, आ रहा है, आ गया। अब कोई बोल रहा है मुझे राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालना है, भाई राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालने हैं जैसे अच्छा लगे। ये आपके पास आ गया एल, ये आपके पास आ गया बी, फिर देख लो दिस इज एल विच इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज बी। सीधे हाथ को रखा यहाँ पे, ऐसे घुमा दिया, कहां आ रहा है आउटपुट, आ रहा है, ऐसे निकाल लिया। फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालना है, ये आ गया एफ बी आई, ठीक है? बी ये रहा और आई ये रहा, बी ये रहा और ऐसे घुमाया आई ये रहा, तो ये कहां आ रहा है? बोलो भैया सबको क्लियर हो गया? मुझे बता दो भाई एक बार, थम्स अप कर दो अगर सबको क्लियर हो गया, मुझे चैट सेक्शन में थम्स अप कर दो। बोलो भाई समझ आ गया सबको? अब तो 3 बार रिपीट कर दिया यार, अब भी समझ नहीं आया क्या? बिल्कुल बॉटम पे रहो। आज सर कॉफी ब्रेक मिलेगी या तुझे मैं एड्रेस बताता हूँ, तो एक डब्बा यहाँ पार्सल कर दे मुझे, फिर तुम्हें भी कॉफी ब्रेक दे देंगे। हम यहाँ पठान की चाय पे जिंदा है और ये कॉफी पी रहे हैं, हालात चेक कर इसके। सुबह सुबह पठान की चाय लेकर आए और तुझे कॉफी ब्रेक चाहिए। चलो राइट हैंड ग्रिप रूल कहां यूज होगा? देखो भाई मेरे, जो हमने ग्रिप रूल पढ़ा था ना ऑर्स्टेड की थ्योरी में, जो हमने ग्रिप रूल पढ़ा था कहां पे, ऑर्स्टेड भैया की थ्योरी में, ये मैं रेफरेंस भी दे रहा हूं ताकि आप रिकॉर्डिंग में सर्च कर लो। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए कहां होता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। और ये बाकी के रूल पाम रूल फोर्स के लिए होते हैं, ठीक है? ध्यान में रहेगी ये बात। चलो चले भाई आगे, क्या ख्याल है भाई? आप मुझे चैट दिखा देंगे, थैंक यू सो मच। चलो गुड है, ठीक है भाई। चलो भाई, चलो भाई पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, पहला सवाल मैं करूंगा, फिर आगे के 2 सवाल जो है ना वो आपके होमवर्क में डाल देंगे, क्योंकि टाइम जो है ना वो थोड़ा सा कम रहेगा, मुझे बहुत कुछ कवर करना है।
देखो भाई, जहां भी ट्रिपल सी लिखा मिले ना, परेशान नहीं होना, एग्जामिनर नहीं लिखेगा, क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ी काहिली हो रही थी, इसलिए मैंने ट्रिपल सी लिख दिया। अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ अ सर्टेन लेंथ इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री, उसने आपको एंगल बता दिया 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज और ध्यान में रखना, आपके सामने ये है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। अगर मैं सवाल पे बाद में आता हूं, मुझे एक चीज और ध्यान में आगे बताने के लिए, अगर आपसे पूछूं ना F किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो F B पे डिपेंड कर रहा है, F I पे डिपेंड कर रहा है, F L पे डिपेंड कर रहा है और F साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर इन चारों में से कोई भी चीज जीरो हो जाएगी तो अल्टीमेटली फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो लग रहा होगा वो जीरो हो जाएगा। इसमें बी जीरो हो जाए, यानी कि अप्लाइड फील्ड खत्म हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये फोर्स लग रहा क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से। अगर बी जीरो हो गया, इसका मतलब अप्लाइड फील्ड खत्म हो गई, एक फील्ड बच गई करंट कैरिंग कंडक्टर की, उसकी वजह से कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये बात हमने पहले भी स्टैब्लिश की थी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बढ़ रहा हूं। अगर आई जीरो हो जाए, अगर आई जीरो हो जाएगा तब भी एक मैग्नेटिक फील्ड मर जाएगी ना, अप्लाइड फील्ड तो रहेगी, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरना खत्म हो गया। भाई जब करंट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके पास फील्ड भी क्या हो गई, उसकी खत्म हो गई। एल जीरो हो जाए, एल से क्या मुराद है, एल जीरो होने से क्या मुराद है, अगर कंडक्टर की कोई लेंथ ना हो या चार्ज को डिस्प्लेसमेंट कवर ना कर रहा हो, चार्ज स्टैटिक हो जाए, तो भी फोर्स जीरो हो जाएगी। और सबसे अहम पॉइंट इसमें यह है, अगर आपके पास साइन थीटा जीरो हो जाए, साइन थीटा जीरो कब कब होता है, साइन थीटा जीरो होता है 0 डिग्री पे और साइन थीटा जीरो होता है 180 डिग्री पे, ध्यान में रख लीजिएगा ये बात। इन दो कंडीशन में जीरो होता है। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली, और 180 का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कैसे भाई, ये एंटी पैरेलल टू ईच अदर है, बोलो भाई ये सबको समझ में आ रहा है। यानी कि अगर कभी भी आपके पास जो कंडक्टर है, इसको आपने ऐसे रख दिया, मैं आपको यहां ये चीज ड्रॉ करके भी दिखा दूं, ये देखो समझो, ये मान लो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रख दिया, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है आपने मिसाल के तौर पे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी भाई, क्यों, इसमें करंट यहां पे जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई आपने ऐसे रख दिया, इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी भाई, ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें भी करंट है, इस पे भी फोर्स लगेगी। इस पे क्यों नहीं लगेगी भाई, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज एंटी पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है भाई। क्लास में नोट्स नहीं बनाओ यार, ये सब आपको मिल जाएगा, अभी आप सिर्फ फोकस करो समझने पे, पढ़ने पे, बोलो ठीक है भाई, भाई थैंक यू, क्लियर है। ये वैसे ही मुझे ध्यान में आ गई थी तो मैंने बोला बता दूं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमम हो जाएगी। और साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है भाई, जहन में रख लेना, जब थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो जहन में रख लेना, जब कभी भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, इसके अंदर जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी भाई, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलो क्या कहते हैं, a current carrying conductor of certain length placed at 90 degree to the magnetic field experiences a force F, यहीं तक रुक जाओ। कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी कुछ लेंथ है, हमें नहीं पता वो लेंथ क्या है, मान लेते हैं एल है, उसको आपने 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स एफ लग रही है। गोया कि इस फोर्स एफ के बारे में आपको पता चल गया, ये बी आई एल के बराबर है। अब कोई बोले सर इसमें से आपने साइन थीटा को कहां कर दिया, तो भाई साइन थीटा का वैल्यू तो 1 हो गया ना, क्यों 1 हो गया, क्योंकि आपको यहाँ एंगल दिया हुआ है कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना हो जाता है 1 हो जाता है, सही है। तो एफ हो गया हमारे पास क्या, बिल। व्हाट विल बी द फोर्स इफ करंट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, कहता है क्या फोर्स होगी जब
करंट को आपने 4 गुना बढ़ा दिया, करंट आपका हो गया पहले के मुकाबले में 4 गुना, पहले करंट आई था अब 4i हो गया। लेंथ को आधा कर दिया, पहले लेंथ l थी अब l/2 हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड को ट्रिपल कर दिया, पहले मैग्नेटिक फील्ड b थी अब आपने उसे कर दिया 3b। इस तरह के सवाल तो हम लोग पहले पता नहीं कोई 5000 दफा कर चुके हैं। अब ये क्या है, 4i मल्टीप्लाई बाय l/2 मल्टीप्लाई बाय 3b, सही है। 2 1 जा 2 2 जा हो गया 4, इस 2 को लाके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। BIL, देखो भाई क्या लिखा हुआ है, BIL, ये लिखा है ना BIL। तो जो BIL था ये किसके बराबर है, F के बराबर है। तो आपके पास F प्राइम बन जाएगा 6F के बराबर। बोलो भाई, बोलो भैया, सवाल सबको समझ में आ गया। F प्राइम किसके बराबर आ रहा है, 6F के बराबर आ रहा है। कोई मुश्किल तो नहीं है सवाल में, आसान सा बकरी सा क्वेश्चन था। बकरी, बोलो भाई, आसान था। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो भैया। सर 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 चैट, थैंक यू। आसान है, गुड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये सवाल आपका होमवर्क है भाई, ठीक है, मैं गाइड कर देता हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेंथ 20 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहां पे ये लिखा हुआ है ना टर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद होती है ये बताते चले जाए सर। भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की होती है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। सर इसमें क्या खास बात नजर आ रही है, इसमें आपको ये खास बात नजर आ रही है कि ये जो फील्ड है ना, ये आपको जितनी भी लाइंस नजर आ रही हैं ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ड्रॉ हुई भी लाइंस है। देखो नजर आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइंस है। हमारे कोर्स में यही वाली फील्ड है, इनको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ दी हुई है आगे 0.4 टेस्ला, ये टेस्ला है, ठीक है। टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज द फोर्स ऑन द वायर इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द फील्ड। क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ये आपके पास पेपर का भी क्वेश्चन है, PYQ है आपका, ठीक है, पास ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ डिस्कस भी कर लिया। बी आपको ये गिवन है भाई, ये रहा। आई आपको कहां गिवन है, आई आपको ये गिवन है, नजर आ रहा है। एल आपको ये गिवन है भाई, ठीक है, ये थीटा आपको ये दिया हुआ है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपके पास 0.7071, आप राउंड ऑफ करके 0.7 ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 0.56 न्यूटन। सही है भैया, क्लियर हो गया, ये इसका आंसर आएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला, ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है भाई, ये भी मेरा बेटा आपके पास होमवर्क है। एक मजेदार बात बताता हूं, ये जो पुराना PYQ क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये जो पहले लिखा हुआ है आपके सामने आ रहा है, ये बलूचिस्तान या फेडरल की किसी की किताब में मौजूद है और ये पास पेपर में आया हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो नया PYQ क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये तो अभी रिसेंटली आया है नस्ट के पास पेपर के अंदर, और ये सिंध बोर्ड की नई किताब में डला हुआ है। सिंध बोर्ड की जो नई किताब है उसकी एग्जाम्पल नंबर 18.2 या 18.3 है, उसमें यही चीज है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है। और इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर आपके पास आएगा 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब मुझे पता है बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा, ओह सर तो एक पर्चे से देख देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो भाई पहले ना लेक्चर बनाना पड़ता है। भाई सर आप मुझे चैट दिखा देंगे, थैंक यू, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, साइन थीटा कैसे सॉल्व करना है, यार ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसके लिए ना 2 लेक्चर्स होते हैं, एक है बेसिक मैथ्स 01, एक है बेसिक मैथ्स 01 और एक है बेसिक मैथ्स 02। ये 2 लेक्चर है जो आपके पूरे एप्टीट्यूड में काम देंगे और आपको पूरे एप्टीट्यूड में रुलाते रहेंगे। अगर आपने नहीं देखे तो बेहतर है इनको आप कवर कर लेना। इसके लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहले भी आए थे और अभी भी आ जाएंगे थोड़ी सी देर के अंदर, ठीक है। मिस ये ग्रुप में लिंक शेयर कर दिएगा बेसिक मैथ 01 02 के, ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। चलो, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, ये वाकई एक बहुत मुश्किल चीज है यार।
1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है भाई मल्टीप्लाई कर देना 100 से, अगर सेंटीमीटर से मीटर में आना है भाई डिवाइड कर देना। यहां तक मुझे बता दो, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। बेटा ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, 0.3 नहीं होता वो भाई, ठीक है। नहीं बेटे, सर हाशिम इस तरह से भी नहीं ले सकते क्लास। वजह ये कि सर हाशिम के टाइम पे सर शाफे की क्लास हो रही होती है, तो सर हाशिम ने कुर्बानी दी है। सर हाशिम इस तरह से क्लास नहीं लेंगे, सर शाफे इस तरह से क्लास लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एट ए टाइम क्लासेस होती है ना, एक बायो की होती है, एक मैथ्स की होती है। तो बायो वाले सर ऐसे क्लास लेंगे और मैथ्स वाले जो हाशिम भाई हैं वो वैसे ही क्लास लेंगे, ठीक है। चले, बेटे ये टीपीपी आपको मिल तो रही है, ये सारी टीपीपी तो है, और क्या है ये अभी आपको ये जो क्वेश्चन दिया ये टीपीपी है, ये भी टीपीपी है। इसके अलावा देखो, अच्छा ये बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे, ये अगले टॉपिक पे जाने से पहले ना मैं ये सवाल भी आपका क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट देखो भाई, ये टॉपिक जो है ना सारे के सारे अच्छे तरीके से सुन लो, ठीक है। सुन लो सुन लो सुन लो, ब्रेक भी देते हैं अभी बेटा, ब्रेक देते हैं अभी, 12:40 हो रहे हैं ना, 5 मिनट बाद आपको ब्रेक मिल जाती है। देखो ये सब सुन लो, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा होता है, अच्छे से सुनना और समझना। भाई हम ना प्रैक्टिस कहां से करें, तैयारी कहां से करें। देखो भाई तैयारी कहां से करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं इसको लिख दूं यहां पे, तैयारी कैसे करें। सही है, ये कॉमन मसला होता है। अब इसका मसले का हल सुन लो, तैयारी कैसे करें। देखो भैया, देखो भाई अच्छा सवाल है। इसमें सबसे जो पहली और बुनियादी चीज है ना वो ये है कि आपका जो टीचर है ना भाई, उसके लेक्चर अटेंड कर लो। मुझे पता है आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, सर टीचर तो सिंध का है, फेडरल का है, मैं पंजाब का हूं, अब क्या करें। मैं केपीके का हूं, बलूचिस्तान का हूं, आगा खान का हूं। मेरा बेटा उसको उसको जो है ना हम टीचर इसलिए कहते हैं कि उसको ये सारे दुख दर्द आपके ना पता होते हैं। अगर आपने अपना ही दिमाग चलाना है तो फिर हमसे क्यों गाइडेंस ले रहे होते हो भाई, ठीक है। कल भी मैं एक बच्चे को यह समझा रहा था, गालिबन वो मेडिकल की बच्ची थी, उसको मैंने यही समझाया था कि भाई हमारे पास जितने टीचर्स है ना, वो चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे तलहा पढ़ा रहा हो, चाहे साद पढ़ा रहा है, चाहे शाफे पढ़ा रहा है, चाहे हाशिम पढ़ा रहा है, सर उमैर पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर XYZ पढ़ा रहे हैं ना, उनको आपके पेन पॉइंट्स पता हैं। आप एतमाद तो करो, नहीं एतमाद करना तो उसका तरीका भी बता देता हूं मैं आपको। टीचर का लेक्चर आप गौर से लोगे, उस टीचर के लेक्चर में आपके जितने बोर्ड्स हैं ना, जितने बोर्ड्स हैं, ऐसे बोर्ड्स भी होंगे जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, वो बोर्ड्स भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। उन सारे बोर्ड्स की किताबों से मिला के बनाया जाता है लेक्चर। अच्छा, ये जो ये फर्रा में लेके घूम रहा हूं ना, 8-10 साल हो गए लेक्चर पढ़ाते हुए, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद जब लेक्चर लेना होता है भाई पहले लेक्चर बनाता हूं। जितने टीचर्स है ना सब यही करते हैं, ठीक है। उसकी वजह है क्योंकि बोर्ड की किताब अपडेट होती है, क्वेश्चन अपडेट होते हैं, नया पास पेपर का बैंक जनरेट होता रहता है, तो क्वेश्चन ऐड करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। ये इसमें जो सारी स्लाइड्स बनाई नहीं है ना, ये पहले से मेहनत करके हमने सब चीज ये प्रिपेयर की हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ऑन द गो जो है ना वो चलते चलते कुछ भी चिपका दिया यहाँ पे, तो जहन में रख लेना। तो आप टीचर का लेक्चर सबसे पहले देख लो, इसमें हर बोर्ड कवर आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा तो इसका तरीका ये होता है भाई, आपको जो भी टीचर किसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे, आप उस टॉपिक को जाके दूसरी किसी किताब से पढ़ के देख लो भाई, मसला हल हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आता हूं अपने फिजिक्स के ऊपर स्पेसिफिक। प्रैक्टिस कहां से करें। प्रैक्टिस के लिए ना 4 रिसोर्सेज है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, हर लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। सिमिलरली सर तलहा भी ऐसे ही करेंगे, लेक्चर में क्वेश्चन देंगे, लेक्चर के दरमियान में भी क्वेश्चन होंगे और लेक्चर के एंड में भी क्वेश्चन मिलेंगे। जब एक बार आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, जब एक बार आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा तो चैप्टर के एंड में भी आपको एक टीपीपी मिलती है। एक तो आपको लेक्चर के साथ टीपीपी मिल रही है, जो क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन मिलते हैं वो लेक्चर के साथ मिल जाते हैं। लेक्चर के एंड में जो चैप्टर की टीपीपी है वो पूरी कंपाइल फॉर्म में मिलेगी, उसका रिटन सॉल्यूशन और की सब कुछ उसी में होता है, वो आपको मिल जाएगा। नंबर 4, जब आप फिजिक्स बाय बिलाजिया वाले फोल्डर में जाओगे ना, उसमें एक फोल्डर है जो आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड हुआ है, प्रैक्टिस मटेरियल के नाम से। जहां आप रिकॉर्डिंग देखते हो वहीं प्रैक्टिस मटेरियल है। वहां पे 2 किताबें हैं, एक किताब का नाम आपका बुक 1 है, एक किताब का नाम आपका बुक 2 है। हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सबकी प्रैक्टिस शीट्स पहले से वहां बुक 1 बुक 2 में मौजूद है। तो अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जो कि गैप ईयर का है, जो कि इंप्रूव कर रहा है, इस टाइप के आप कोई भी बच्चे हो, तो आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हो,
यहां से अपनी प्रैक्टिस को जारी और सारी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। नंबर 5, यही जो आपका प्रैक्टिस मटेरियल वाला फोल्डर है, इसके अंदर एक टेक्स्ट बुक्स वाला पार्ट है, एक टेक्स्ट बुक्स का पार्ट है। सर यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे जितने बोर्ड है ना, सबकी किताबें अपलोड हुई हुई हैं भाई, सबकी किताबें अपलोड है। सिंध की भी अपलोड है, फेडरल की भी अपलोड है, केपीके की भी अपलोड है, पंजाब की भी अपलोड है, बलूचिस्तान की भी अपलोड है। फेडरल की वो किताब जो नेशनल बुक फाउंडेशन की अभी आई है वो अपलोड नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं है। अगर आप में से किसी के पास है तो आप मुझे भेज दो, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक मुझे बता दो भाई, ये सवाल सबको क्लियर हो गया ना? तैयारी कैसे करें बोलो भाई। ये सेटअप कितने का पड़ा यार? तुम मुझे एक ब्लैंक चेक दे देना तो मैं इस तरह का एक सेटअप और लगा लूंगा, ठीक है। बहुत महंगा पड़ा भाई, सही है। अबे तुम लोगों ने क्या करना है, कितने का लिया बोर्ड? पढ़ाई पे तवज्जो दो, सही है। पढ़ाई पे फोकस करो, बस खत्म। तुम लोगों को बस ये खुशी होनी चाहिए कि तुम लोगों ने मोहब्बत दी, तुम लोगों ने सपोर्ट दी, तो हम लोगों ने जो है ना वो बोर्ड लगा लिया, ठीक है। चलो चलो ठीक है भैया, एक काम करते, ब्रेक कर लेते, वापस 10 मिनट बाद भी हमारे पास बच जाएगा। बोलो हम सब साथ आ रहे हैं। अबे रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दे। ऑन बस, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है भैया। नहीं बच्चे, रिकॉर्डिंग ऑन है, ऊपर नजर आ रही है। बोलो भैया, यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, मैं एक बार रिपीट करता हूं। मैं पढ़ा रहा क्या हूं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैंने 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स बनाए। मैंने कहा एक की फील्ड में दूसरा रखा हुआ है। अच्छा, जो कुछ मैं ए के लिए बी के साथ कर रहा हूं, वही कुछ आप बी के लिए ए के साथ भी कर सकते हो। अभी मैं ए की फील्ड में बी को अज्यूम करके चल रहा हूं, बी की फील्ड में ए रखा होगा तो तब भी यही कुछ होगा। अभी अगले सफे पे हम ये भी कर लेंगे, पहले ये देख लो। मैंने कहा भाई जो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन निकालो। तो भाई ऐसे रखा, थंब ये जा रहा है, फिंगर्स कहां जा रही है, इनवर्ड। तो ये यहां पे इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बन गई ए की वजह से। मैंने यहां लिख भी दिया कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू कंडक्टर नंबर ए। मैंने इसके अंदर बी रखा हुआ है, तो नजर आ रहा है ये प्लेस हुआ हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड में। और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, जो किसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर ए की मैग्नेटिक फील्ड है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई फोर्स एक्ट करेगी इसके ऊपर, बी पे एक्ट करेगी, क्योंकि ये एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दैट इज बिल साइन थीटा आई इनटू एल क्रॉस बी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। किस फोर्स का? जो कंडक्टर नंबर बी पे लग रही है, मुझे इसका फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा। देखो, राइट हैंड पाम रूल यूज करूंगा। फिंगर्स जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाथ को घुमाया तो थंब आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो, ये जो मेरी हथेली है, पाम है, ये इस डायरेक्शन में ओपन हो रही है, ये जो मेरी हथेली है इस डायरेक्शन में ओपन हो रही है। तो जब मैं इसके ऊपर ये बनाऊंगा, जब मैं ये बनाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है। ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने फोर्स का डायरेक्शन निकाला। देखो भैया, ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने निकाला है फोर्स का डायरेक्शन। ये कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, यहां लिख भी देता हूं, ये कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। एफ ए बी से क्या मुराद है, एफ ए बी से मुराद ये है फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। देखो भैया, फिर देख लो, फिर समझ लो। यहां पे ये मैं आपको ये बता रहा हूं, इस पूरी कहानी का ना यहां पे मैंने एक समराइज वर्जन लिखा हुआ है। अगर दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं आपको उसका बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट बता रहा था या रीजन बता रहा था कि भैया ऐसा होता क्यों है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सही है, देखो करंट ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने देखा कि कंडक्टर नंबर ए की फील्ड में कंडक्टर नंबर बी रखा हुआ है। आपने बोला यार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो, ये आया था, फिंगर्स कहां जा रही है, ये आपने सारी की सारी यहां मैग्नेटिक फील्ड अपनी डिजाइन कर दी। समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब आपने क्या किया भाई, अब आपने ये बोला कि यार ये कंडक्टर में करंट गुजर रहा है और ये एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है, तो इसके ऊपर एक अदद क्या एक्ट करेगा भाई, फोर्स एक्ट करेगा। नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। इसके ऊपर एक अदद क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए अपना राइट हैंड पाम रूल ऐसे रखा, यूं किया, इस डायरेक्शन। क्लियर हो गया? बोलो भैया, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो मैं कंडक्टर नंबर ए पे दिखा दूं, कंडक्टर नंबर ए पे जो फोर्स आएगा वो इस तरह से आएगा। यानी कंडक्टर नंबर ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ना, वो भी निकाल के भी दिखा देते हैं आपको। कंडक्टर नंबर ए पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा
जो कि होगा फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। वो ऐसे आ रहा होगा, गोया दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गई ये बात, हाँ या ना? जी मेरा बेटा बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने बोला है। बोलो भैया, क्लियर हो गया? ठीक है, एक ही डायरेक्शन भी अभी निकाल लेते हैं। चलो एक ही डायरेक्शन देख लो भैया। चलो एक ही डायरेक्शन भी निकालना सिखा देता हूं। अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था, ये देखा हमने कि यार जो एक ही डायरेक्शन है वो ए के ऊपर जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, ए के ऊपर जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ए के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी ना। ये कैसे निकाली ये भी बता देता हूँ, ठीक है? देखो ये वही वाली मैं दोबारा बना ली। ये भैया मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये दूसरा आ गया, ठीक है? वापस वही वही दोबारा ड्रॉ करके समझा रहा हूं। ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। अभी आपने ये तो देख लिया ना कि जो कंडक्टर बी पे फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ये तो समझ में आ गया ना भाई कि कंडक्टर बी पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ये तो कोई मसला नहीं है, यहाँ लिख भी देते हैं। ये क्या है, ये है फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। पहले वो लिखा हुआ है जो फोर्स लगा रहा है, बाद में उसको लिखा हुआ है जो जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। अब देखना है कि ए के ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, सही है? तो अब क्या करेंगे, वही काम बी के लिए करेंगे। अब ए के साथ कैसे, देखो ये जो कंडक्टर, फिर से सुन लो जिसको नहीं समझ में आया, जो कंडक्टर ए है ये बी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, हाँ या ना? बोलो कंडक्टर ए जो है, जल्दी जल्दी बोलो, कंडक्टर ए जो है, बोलो बोलो भैया, कंडक्टर ए जो है ऐसे ही है ना, कंडक्टर ए बी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ए वन हो गया। फिर राइट हैंड ग्रिप रूल पे आ जाओ, ये रखा है ऐसे, ये रखा थंब को, और फिंगर्स को यहां ले आओ। देखो थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड, इस पॉइंट पे देखो भाई, ये रखा आपने अपने सीधे हाथ को ऐसे रखा, राइट हैंड ग्रिप रूल, और ऐसे घुमाते हुए ले आया इधर। यहां से कैसे आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। आउटवर्ड आने का क्या मतलब है, आउटवर्ड आने का मतलब ये है, इस पॉइंट पे जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे बनेगा आउटवर्ड। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, यानी कि यहां पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कैसे आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। या लिख भी दूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू कंडक्टर नंबर बी। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कंडक्टर बी। ये बी की मैग्नेटिक फील्ड में ए रखा हुआ है, ऐसे रखा, ऐसे घुमाया, कहां आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। ये ऑर्स्टेड थ्योरी में भी ये सारी बात बताई हुई है, ठीक है? आगे आप यहां पे, अब आपको ये नजर आ रहा है कि जो आपका कंडक्टर नंबर ए है, चेक करो, ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर ए है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, चेक करो ये कहां रखा हुआ है, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। किसकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, बी की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज गिवन बाय बिल साइन थीटा। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है भैया? डायरेक्शन आ जाओ, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड की फिंगर्स का डायरेक्शन कहां होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का है आउटवर्ड है, ऐसे आ जाएगा आउटवर्ड। और ऐसे हाथ को घुमाया, ये घुमाते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये देखो समझो यहाँ पे, ये आउटवर्ड आ रहा है ऐसे, ये देखो ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, ये ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, इसको देखो ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, और ये ऐसे हाथ को घुमा दिया, ये यहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ये पाम का ओपन हो रही है इस डायरेक्शन में। जब पाम इस डायरेक्शन में ओपन हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ये कहां लग रहा होगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा मेरे बच्चे को कहां लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। समझ में आ गई बात की? यानी कि दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय कंडक्टर बी ऑन ए। यानी कि जब सेम डायरेक्शन में दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप शो कर सकते हो कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, यानी कि एंटी पैरेलल करंट होगा। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब यहां पे क्या है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करंट। एंटी पैरेलल मतलब एक में ऊपर जा रहा है एक में नीचे जा रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। अब एक अच्छा बच्चा वो होगा जो अपने पास कॉपी में, जिस तरह मैंने ये दोनों बना के इसकी डायग्राम निकाल के दिखाई है ना,
वो अपने पास कॉपी में क्या करेगा, इसको बनाएगा और इसकी डायग्राम बना के साबित करेगा, तब तो पता चलेगा उसने कॉन्सेप्ट सीख लिया। बोलो यहां तक सब चीज क्लियर हो गई सबकी, हाँ या ना, ताकि हम लोग चले आगे। बोलो जी मेरा बेटा, यहाँ पे जो बी है ना, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वही तो ये बनाई हुई है, और ए की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, तभी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन की वजह से ही उस पर ये फोर्स लग रही है। ये जो फोर्स लग रही है, ये आपके ख्याल से फोर्स क्यों लग रही है? इस फोर्स के बारे में ही तो सुबह से पढ़ रहे हैं। ये फोर्स कब लगती है? जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट करती हैं। तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपको इंटरेक्ट करती हुई नजर आ तो रही है। एक यहाँ पे ए की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरह से, और एक अप्लाइड फील्ड है। सही, बोलो समझ आ गई बात यहाँ पे सबको? बोलो भैया क्लियर है? ये रिपेल करेगा बच्चे, जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तब रिपेल करेगा, ठीक है। अभी उसको आप लोग करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आज की क्लास का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल। सही है, चलो देख लो, जल्दी से स्टार्ट कर लें, बता दो मुझे। चलो भैया बोलो, टॉर्क वाला टॉपिक शुरू कर लें। किसकी? उसको बोलो 10 मिनट बाद शुरू कर ले, टॉर्क वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा 10-12 मिनट में। चैट दिखा दो उसे। चैट 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 चैट। चलो अब टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल वाला कॉन्सेप्ट देख लो भैया। ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मेरे बच्चे हमारे पास ना एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई। अब गौर से सुनना, आज की क्लास में अब तक आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े ना, वो सारे यहां पे इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ठीक है, ये मेरा बेटा मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक अदद, ये मैंने यहाँ पे एक अदद रखा है, इसे हम कहते हैं करंट कैरिंग कॉइल। आपको मैं करंट कैरिंग कॉइल कैसे समझाऊं? देखो एक किताब दे दे मुझे, थैंक यू। ये करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल आपको भी समझा रहा हूं, 2 मिनट दो, भी समझ लेते हैं हम लोग करंट कैरिंग कॉइल कैसा है। अब देखो मेरा बेटा, ये करंट कैरिंग कॉइल ना कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये इस तरह का है कुछ, ठीक है, इस तरह का है। अब ये ऐसे दरमियान में कुछ नहीं है, बस ऐसे फ्रेम है, ऐसे 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 ऐसे, ये फ्रेम है। करंट कैरिंग कॉइल एक अदद क्या है भैया, ये फ्रेम है, ठीक है। ये रखा हुआ कैसे, ये जहन में रख लेना, ये बहुत अहम है। यानी कि तार है इसमें, तार ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ये है। ये रखा हुआ ऐसे है, जैसे ऐसे रखा और ऐसे रख दिया इसके, सही। गौर से सुन लेना, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे चिपका हुआ नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब इसको मैं चूंकि बना के दिखा नहीं सकता, मेरा 2 डायमेंशनल बोर्ड है, मेरी लिमिटेशन है, तो समझने वाली बात है। ये ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें करंट कैसे जाएगा ये समझो। यहां बैटरी लगी हुई है, बैटरी की ये वाली साइड पॉजिटिव है, यहां वाली, इधर वाली साइड, मेरी तरफ वाली साइड नेगेटिव है। ये देखो, इधर वाली साइड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है, ठीक है। करंट यहां से जाएगा ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है, राइट साइड। फिर इनवर्ड, ऐसे ऊपर नहीं जा रहा करंट, ऐसे नहीं रखा हुआ, ये करंट यहां से ऊपर जा रहा है, ऐसे रखा हुआ। करंट जाएगा इनवर्ड, फिर लेफ्ट, फिर आउटवर्ड, फिर राइटवर्ड। देखो करंट इसमें घूम रहा है, ये करंट कैरिंग कॉइल है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया
तो आपका जो गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है ना वो तेल हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर आपको समझ में नहीं आएगा, समझ लेना। देखो करंट ऐसे जा रहा है राइट पे, फिर इनवर्ट, फिर ये देखो ये है ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये ऐसे रखा हुआ है, इसके अंदर करंट ऐसे जाएगा, फिर इनवर्ट, फिर लेफ्ट, फिर आउटवर्ड, ऐसे ऐसे। ठीक हो गया। चलो अब देखो यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे अगर आपको बोलता हूं भाई इसको देखो, इसको मैंने कहा ए बी सी डी, ये ए बी सी डी मेरे पास एक अदद क्या है, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया, एक करंट कैरिंग कॉइल आ गया। इसमें करंट कहां पे जा रहा है, करंट आई कहां जा रहा है, करंट आई जा रहा है राइट साइड पे, फिर यहां पे ये जा रहा है इनवर्ट, फिर यहां पे लेफ्ट साइड पे, फिर यहां पे आउटवर्ड। ठीक हो गया। अब ये मेरा बेटा मेरे पास 4 कंडक्टर्स है। अगर आप नोट करो तो यहां पे कोई नया काम नहीं हो रहा। ये जो आप करंट कैरिंग कॉइल को आपने क्या करा हुआ है, आपने एक करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ऐसे ही है। और अभी तक आप क्या पढ़ के आए हो, अभी तक आप ये पढ़ के आए हो कि अगर कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। पढ़ा था ना अभी, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या होगी, फोर्स लगेगी। और उस फोर्स का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, बिल साइन ऑफ थीटा, ये पढ़ लिया था आपने ये। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, अगर मैं आपको बोलूं कि दिस करंट कैरिंग कॉइल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंडक्टर्स, तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि ये कोई नई चीज नहीं है बल्कि 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ए से लेके बी तक पहला कंडक्टर, बी से लेके सी तक दूसरा, सी से डी तक तीसरा, डी से ए तक चौथा। बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि ये 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जो कि आपने इकट्ठे उठाकर इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। बोलो भाई, चैट नीचे ले जाओ बिल्कुल, बोलो भाई। ठीक है, बोलो समझ आ गई ये बात। गोया कि इन चारों के ऊपर हमें फोर्स के बारे में देखना है, क्या करना है, इन चारों पे हमने फोर्स के बारे में देखना है। इन चारों पे फोर्स के बारे में देखने से पहले ना हम कुछ कॉन्सेप्ट टॉर्क का रिवाइज कर लेते हैं जो आपने अपने माजी में पढ़ा होगा। ठीक है, वो माजी पता नहीं कैसा है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया तो ये बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट इस तरह का आया कि वो बता सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे जिनकी परसेंटेज जो है ना वो आपके पास 80 से ऊपर है, जरा हाथ रेस करो, कितने ऐसे जिनकी परसेंटेज 80 से ऊपर है। अरे क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, क्या बात है, सही है, सही है। अच्छा भाई, जितने बच्चों का रिजल्ट कम आया है ना, परेशान नहीं हो। देखो समझो इस बात को, देखो जो मेडिकल वाले हैं वो तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। क्यों सर, इसलिए कि मेडिकल के पास तो सेकेंड ईयर है ना अभी भाई। जो सेकेंड ईयर है, आपकी जो परसेंटेज 40% काउंट होती है वो एचएससी की काउंट होती है। एचएससी एवरेज होता है पार्ट 1 पार्ट 2 का मिला के। फिर आपके पास अभी एमडी कैट का एग्जाम भी बाकी है, तो आपके पास तो 2 स्टेप्स हैं भी लेने के लिए, टेंशन ही कोई नहीं है। ठीक है, जितने बच्चे इंजीनियरिंग के लिए वो थोड़ी सी टेंशन लें क्योंकि उनके पास सिर्फ एक मौका है और वो मौका ये जो हम पढ़ रहे हैं यही वाला है, ई कैट है। ई कैट आप जितना दमदार जानदार करोगे ना उतना आपका जिंदगी सुकून में, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट वाली जो ई कैट से मेरी मुराद सिर्फ वो पंजाब में जो ई कैट होता है वो नहीं है, सिंध में भी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है उसको मैं ई कैट ही कहता हूं, बलूचिस्तान में भी होता है, हालांकि उसे एनटीएस कंडक्ट करता है, सिमिलरली केपीके के अंदर भी होता है, उसको ईटीए कंडक्ट करता है। मेरी जबान में उसे हम ई कैट कहते हैं क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए टेस्ट है। ठीक है, तो ई कैट में सब कवर हो जाता है। तो ई कैट वाले जितना बच्चा है ना वो थोड़ा सा परेशान हो और थोड़ा सा इस पढ़ाई को ज्यादा सीरियस लेके पढ़े। वजह यह है क्योंकि ई कैट वालों के पास एक ही मौका है कि अपने कॉलेज का जो इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन टेस्ट है वो अच्छे से देना है, ताकि वो सारी यूनिवर्सिटियां जो क्लास 11 की बेस पे आपको एडमिशन देंगी, अगर क्लास 11 आपकी हल्की हुई है तो यही आपके पास मौका है, आप अच्छे से मेहनत करो इसके अंदर। ठीक है, तो मेडिकल वाले परेशान नहीं हो भाई, मैंने देखा बेचारे मेडिकल वाले डिसार्ड होकर घूम रहे, परेशान नहीं हो। आपके पास तो 2 मौके, इंजीनियरिंग वाले भी परेशान नहीं हो, अभी ई कैट का इतना बड़ा टेस्ट बाकी है आपके पास। बिल्कुल नीचे ले जाओ बेटे। इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर वाले भी आ जाते हैं, ठीक है, वो अलग से थोड़ी होते हैं, बीएस वाले इसी में आते हैं। जरा कपल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं।
ओह सर, कौन से कपल के बारे में? टॉर्क, ठीक है, टॉर्क कपल पढ़ा होगा ना बचपन में कभी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बादशाह यहाँ से वहां तक चिरी चले जा रही थी, ठीक है, खुशी से। देखो इधर, पढ़ाई कर लो, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, उसमें पास हुए नहीं हो। देखो भैया, यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स का नाम रख दिया मैंने एफ, एक और फोर्स का नाम रख दिया मैंने यहाँ पे एफ। ये क्लास 11 की चीज है, आप पढ़ोगे बाद में, ठीक है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। दोनों का फोर्स एफ एफ हो गया। पहली बात तो आप ये देखो, ये जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको नजर आ रहा है कैसा है? सेम है। और इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? ओपोजिट डायरेक्शन है, नजर आ रहा है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसा है? ओपोजिट है। तीसरी और अहम चीज एक और देख लेना भाई, अक्सर अब हमको नहीं पता होती, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। क्या है? लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। सर लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स वेक्टर का हेड और टेल एक्ट कर रहे हो। सर आसान भाषा में बताएं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ होता है। आसान भाषा में बता देते हैं आपको कि आसान भाषा में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। अभी देखो, अभी समझो, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखो आसान भाषा में ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पे सीधा बन जा, ये देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये जो लाल कलर से बनाया है ना, डॉटेड डॉटेड सा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहां पे सीधा हो जाओ। ये है मेरे बच्चे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देख लो इधर, ये दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही होती है उसे अपन लोग कहते हैं, जो मैंने अब आपको किताब वाली डेफिनेशन बताई थी भाई, नजर आ रहा है ना, ये आपके पास होती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये क्या कर रहा है समझना, ये क्या कर रहा है, ये मान लो ऐसे बीम है, यहां जो फोर्स लग रही है इसे ऐसे गिरा रही है, यहां जो फोर्स लग रही है ऐसे उठा रही है, यहां की वजह से ये ऐसे जाएगा, यहां की वजह से इसे ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, ऐसे जाएगा, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क है। ये जब सराइट पूरी हो जाए या ये जब कंडीशन पूरी हो जाए तो हम कहते हैं कपल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कपल फॉर्म होता है। तो कपल की फॉर्मेशन के लिए तीन बुनियादी शर्तें ध्यान में रखना। पहली, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो, जाहिर है कपल में दो आ जाते हैं, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो जिनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है। तो देखो यहां पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ओपोजिट होना चाहिए, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो फिर वो कपल नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाएगा। वो जब रोटेशनल मोशन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां मजीद तफसील से भी ये पूरी कहानी आ रही होगी। समझ में आती है बात? वापस आ जाते हैं हम पढ़ गए। सर ये अचानक से ये कहां बीच में घुस गया था? यहां पे देखो, मेरा हेडिंग पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है, टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वापस आ जाओ, चार करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हुए हैं, ठीक है, चार करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो अब अगर मैं ए से लेके बी तक की बात करूं, गौर से सुन लेना। आप देखो, जब मैं ए से लेके बी तक की बात करता हूं तो जो मेरा ए से बी तक वाला कंडक्टर है, मैं यहां लिख सकता हूं, इसके ऊपर तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी। क्यों सर? अभी पढ़ाया था, करंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं, सी से लेके डी तक वाले, इसके ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके एंटी पैरेलल है। भाई रीजन भी समझ लेना, अब इतनी लंबी तकरीर के बाद भी अगर रीजन समझ में नहीं आए तो फायदा क्या है। इसमें एंगल कितना है बिटवीन एल एंड बी, 0 डिग्री। इसमें एंगल कितना है बिटवीन एल एंड बी, 180 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है, 0 होता है। बोलो यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है, हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। सब कुछ क्लियर है? हाँ, बस क्लास ऑफ करते हैं बच्चे, आप चाहो तो अभी से ऑफ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टॉपिक रह जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, अब देखो जल्दी से, अब मैं आता हूं बीसी कंडक्टर पे, बी से लेके सी तक वाले कंडक्टर पे गौर से देखो। जरा यहां पे मेरा बेटा बी कंडक्टर यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। इसमें करंट की डायरेक्शन कहां है, इनवर्ड है, समझना हो। करंट कहां जा रहा है, ये ऐसे नहीं जा रहा, करंट ऐसे अंदर जा रहा है, जैसे बना के दिखाया था, इनवर्ड जा रहा है। अब देखो करंट इनवर्ड जा रहा है, जब करंट इनवर्ड जा रहा है तो हमारे पास यहां पे ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस राइट हैंड स्क्रू रूल का फायदा सिखा रहा हूं।
करंट कहां जा रहा है, इनवर्ट, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया एल का, ऐसे इनवर्ट जा रहा है, ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। देखो करंट इनवर्ट जा रहा है, ये करंट इनवर्ट जा रहा है, ये एल का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। राइट हैंड स्क्रू रूल, सीधे हाथ को रखना है पहले वेक्टर पे, रखा पहले वेक्टर पे, फिंगर्स को घुमाया दूसरे की तरफ, थंब कहां आ रहा है, डाउनवर्ड। देखो सीधे हाथ को रखा पहले वेक्टर पे, फिंगर्स को घुमाया दूसरे की तरफ, थंब कहां आ रहा है, डाउनवर्ड। यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, वो अगर मैं यहां ड्रॉ करूंगा भाई, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी ना, वो यहां पे ऐसे कर रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, ठीक है, ये फोर्स एक्ट कर रही है। सिमिलरली अगर किसी को अब तक नहीं समझ में आया भाई, यहां से समझ ले। देखो अगर मैं डीए कंडक्टर की बात करूं, इसमें करंट कहां पे आ रहा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड भाई, राइट इनवर्ड लेफ्ट आउटवर्ड, आउटवर्ड आ रहा है। अब देखो ये आउटवर्ड आ रहा है करंट, यहां पे ये आउटवर्ड आ रहा है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो समझो, ये नजर आ रहा है, ये आउटवर्ड आ रहा है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर है एल, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, सही है, कहां आ रहा है, ऊपर। राइट हैंड पाम रूल देखने, फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, घुमा दिया, पाम कहां आ रही है, जैसे मर्जी निकाल ले यार, थंब कहां आ रही है, अपर। गोया कि जो मेरा फोर्स यहां पे लग रहा है, वो फोर्स कहां लग रहा है, इन द डायरेक्शन, ये फोर्स लग रहा है। यानी कि मेरे बच्चे, अगर मैं आपको समझाऊं ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको समझना। यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है और यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है। अब समझो यहाँ पे ये हो क्या रहा है और ये फोर्स कितनी लग रही है, अगर मैं आपको ये भी कैलकुलेट करा दूं। ये जो फोर्स लग रही है बीसी के ऊपर और डीए के ऊपर, फोर्स ऑन बीसी और फोर्स ऑन डीए साइड, इस साइड और इस साइड पे जो फोर्स लग रही है, ये बराबर है बिल के बराबर। बी क्या है, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। आई क्या है, जो करंट गुजर रहा है इसके अंदर से। एल क्या है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये जो लेंथ है ना मेरे भाई, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ, ये जो लेंथ है ना भाई, इसको आप एल कह रहे हो यहां पे, ठीक है। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये आपके पास क्या है, एल है, ये जो है वो यहाँ पे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, कहानी समझो। ये सूरत हाल है, इस साइड पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, इस साइड पे फोर्स लग रही है अपवर्ड। समझो, फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो ये क्या होगा, ये कॉइल ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। ये कॉइल क्या होगा, ये कॉइल ऐसे घूमेगा, यहां फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, यहां फोर्स क्या लग रहा है अपवर्ड, तो ये कॉइल क्या होगा, ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं, देखो इसमें आपको नजर आ रहा है, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और किसके बराबर है, बिल के बराबर है। नजर आ रहा है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। बोलो भैया, आवाज वापस आ रही है सबको? हाँ हाँ, मैं समझ गया था मेरा बेटा। बच्चे परेशान नहीं हो, पहली पहली क्लास है ना, तो हम भी आपके साथ ही देख रहे हैं कि जो जो इशू आएगा वो साथ साथ रिजॉल्व करते जाएंगे। लेकिन क्लासेस इंशाल्लाह इसी तरह से होंगी अब, ठीक है। तो इश्यूज हल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, एक दिन आएगा कि क्लासेस स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। बता दो अभी तक यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? ये तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ, दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, नजर आ रहा है इसके ऊपर। क्या बता रहा था, कहाँ दो फोर्सेज है, देखो एक यहाँ वाली साइड पे फोर्स है, ये नहीं, ये वाली जो बनाई है, एक यहाँ वाली साइड पे फोर्स है, तो ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये लिखा, दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, बिल के बराबर है। क्योंकि एंगल 90 डिग्री है ना भाई, देखो ना, करंट इस केस में करंट इनवर्ट है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, एंगल कितना है, 90 डिग्री का। इस केस में देखा जाए तो करंट यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, अभी भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का, सही।
तो ये फोर्स एक्ट कर रही है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जब ये वाली कंडीशन फॉलो होती हैं तो हमें पता है क्या, a pair of two forces having same magnitude, opposite direction and line of action different, तो they will constitute a couple। ये मिलाकर क्या बनाती है, कपल बनाती है। और बच्चे जहन में रखना, इसको आप कहते हो मैग्नेटिक कपल। क्या कहते हो, मैग्नेटिक कपल, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से पैदा हो रहा है गा। जहन में रखेंगे ये बात भी, ये मैग्नेटिक कपल है। अब ये जो मैग्नेटिक कपल आपके पास पैदा हुआ है ना, इसका अपने पास जो फॉर्मूला होता है, दैट इज टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस ऑफ एल्फा। सही है, ये आखिरी टॉपिक है, परेशान नहीं हो, 2 सवाल करेंगे वो खत्म हो जाएगा। टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस ऑफ एल्फा, ये है, ठीक है। अब समझो जरा, यहां पे बीना कॉस ऑफ एल्फा से क्या मुराद है, यहां पे इसको समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। देखो समझो, इसमें बी से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड, आई से मुराद है करंट, एन से मुराद है नंबर ऑफ टर्न। सर ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो फ्रेम है वो इस तरह का है, रेक्टेंगुलर है ऐसे, ये फ्रेम है हमारा। तो इसमें तार कितनी बार घुमा हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार तार घुमा हुआ है, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर 1 बार घुमा हुआ है तो यहां एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया। अब सर ये अल्फा क्या है, अब पूछो भाई अल्फा क्या है, तो भाई अल्फा एंगल है। भाई वो तो पता ही है एंगल है, कौन सा एंगल है, ये एंगल होता है मेरा बेटा, गौर से सुनना, एंगल बिटवीन फेस ऑफ द कॉइल, गौर से सुनना, एंगल बिटवीन फेस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किताब में कभी कभार इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लिखा होता है, ठीक है। इस किताब में इसका एक फॉर्मूला और भी दिया होता है, वो भी लिखवा देता हूं। फेस ऑफ द कॉइल एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सर पहले तो ये समझा देंगे आपने बोला गया, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, समझो इस बात को। ये मेरे पास कॉइल रखा हुआ है, ये जहां फिजिक्स फर्स्ट ईयर लिखा है, ये बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है, ये जहां ऐसे लगे, ये समझ लो, इसको हम कहते हैं कॉइल का थोबड़ा या कॉइल का फेस या कॉइल का चेहरा या कॉइल का प्लेन, कुछ भी कह सकते हैं। ये आप ये रखा है। अभी आप देखो जो फेस ऑफ द कॉइल है, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ पैरेलल है। अगर ये ऐसे ना रखा होता, ऐसे रखा होता, अब देखो या दरमियान में आपको एंगल नजर आ रहा है, ये अल्फा है। अल्फा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और फेस ऑफ द कॉइल के दरमियान में बनने वाला एंगल, ये फेस ऑफ द कॉइल है, दिस इज द फेस ऑफ द कॉइल। तो एंगल बिटवीन दिस फेस ऑफ द कॉइल एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज बेसिकली अल्फा, दिस इज अल्फा। अब देखो अगर आपको कहा जाए कि कॉइल बिल्कुल इसके पैरेलल रखा हुआ है तो अल्फा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एंगल है तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास है, सही। कभी कभार किताब में यही फॉर्मूला टॉर्क का, अमूमी तौर पे ये मुझे कंफर्म कर देना, केपीके बोर्ड की किताब में गालिबन ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लिखा हुआ होता है टॉ इज इक्वल टू बीना साइन ऑफ थीटा। बोलो किसी ने ये फॉर्मूला देखा है, अगर देखा है तो फिर डिस्कस करते हैं, वरना नहीं डिस्कस करते, टेंशन नहीं लेते हैं सर ज्यादा। केपीके में लिखा हुआ है ना, सही है, लेकिन अभी अभी बुढ़ापा नहीं आया, मुझे चीजें याद रहती है। बस ठीक है। देखो अब यहां पे ना बच्चे को बोलते हैं सर आपने ये पढ़ाया था, ये लिखा हुआ है, परेशान नहीं हो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाई बाकी चीजें सेम है यहाँ पे, बी आई एन ए, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट जो तार में से गुजरता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया। सर थीटा क्या है, बोलूंगा भाई थीटा एंगल है। सर तो वहां कॉस कैसे आ रहा है, यहाँ ये एंगल अलग है, वो एंगल अलग है। ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल के फेस के दरमियान का एंगल। ये थीटा कौन सा एंगल है, अब समझना जरा। मैंने आपको गालिबन, आपको याद हो कि ना याद हो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था यार, एक तो तुम बहुत मोटे बन रहे हो, उसको पतला करें जरा पहले। आपको मैंने ऐसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, शायद याद हो आपको। मैंने कहा था कि जो भी कोई हमारे पास प्लेन होता है, जो भी कोई अपने पास क्या होता है, प्लेन होता है, हर प्लेन के साथ एक डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है, एसोसिएट हुई हुई होती है, जिसको हम कहते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर या यू कैप। एन कैप कहते हैं या यू कैप कहते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था। नहीं पढ़ाया तो मसला नहीं है भाई, अब सुन लो। ये वो बच्चे जिन्होंने मेरे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं, अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कोई भी आपके पास प्लेन है, कोई भी आपके पास, जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक सरफेस है, ये एक प्लेन है। प्लेन या सरफेस क्या होता है, कोई भी 2 डायमेंशनल रीजन,
ठीक है, कोई भी टू डायमेंशनल रीजन इज बेसिकली और प्लेन। हर प्लेन के साथ एक डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है जिसको आप एन कैप या यू कैप से शो करते हो, और ये कहलाती क्या है? ये कहलाती है मेरे भाई यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या कहलाती है भाई? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या कहलाती है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सही। अब ये जो एंगल होता है ना, ये होता है एंगल बिटवीन यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझना है इस बात को अच्छे तरीके से। देखो ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर यहां पे है, देखो समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जगह पे, ये प्लेन है। प्लेन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहां होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। ये देखो यार, ये वाला जो एंगल है ना इसके दरमियान में, समझना, ये वाला जो एंगल है इसके दरमियान में, ये जो एंगल है ना इनके दरमियान में, ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये थीटा है यहां पे। जब ये प्लेन ऐसे रखा हुआ होगा, जब प्लेन ऐसे रखा होगा तो ये यहां आ रहा होगा भाई, ये इस प्लेन के साथ है। जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। अब समझो, अगर मेरे पास प्लेन ऐसे रखा हुआ है कि यहां जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे, ये जो है थीटा, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो ये थीटा होता है। थीटा इज एंगल बिटवीन दिस यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे निकालो इससे निकालो, लेकिन 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 99.9% केसेस में आपको वो जो सवाल में एंगल देगा वो ये वाला देगा। ठीक है, इसलिए पहले मैंने वो वाला लिख दिया था। सही हो गया। अब इसके पास ऊपर के क्वेश्चन बता देता हूं एंड देन वी आर डन। ठीक है, चलो पहला सवाल देख लो भाई। यहां तक मुझे बताओ तो भाई सब चीज क्लियर है? अच्छा, सिंध की नई किताब में भी यही लिखा हुआ है? चलो अच्छी बात है, बस समझ में आ गया ना? बिल्कुल बॉटम पे ले आओ। बेटे प्लेन रोटेट कैसे करेगा? जब उसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगेगी तो वैसे गोल गोल घूमेगा ना, क्यों नहीं घूमेगा भाई? ये किताब है, ये किताब अगर मैंने ऐसे किसी एक्सिस पे पिवट कर दी, यहां एक फोर्स लगे, वहां से ऊपर फोर्स लगे, तो ये किताब ऐसे घूमेगी। जैसे आपका बारबेक्यू होता है, उसके अंदर आप बोटी लगाते हो, ऐसे गोल गोल घुमाते हो ना, तो घूम तो रहा होता है, क्या मसला है उसमें? ठीक है, बोलो भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो सवाल देखो, कहते हैं एक 50 टन का रेक्टेंगुलर कॉइल है, वायर आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, इज सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन। सर ये वर्टिकल प्लेन क्या होता है भाई? पहले आपने क्या किया था? पहले आपने कॉइल को ऐसे रखा था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आपने कॉइल को ऐसे रख दिया, ये वाला है वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन। तो यहां कॉइल ऐसे घूमेगा, ऐसे गोल गोल। जब ऐसे रखा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा था। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी रख लो यार। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा से निकाला हुआ है। जब आप B को अकेला करोगे, F अपॉन I इंटू L बनेगा, तो F की यूनिट न्यूटन है, I की यूनिट एम्पियर है, L की यूनिट मीटर है। इज मेंटेन्ड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, कंप्यूट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इट व्हेन अ करंट ऑफ दिस। सही है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर टॉर्क निकालना है। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या है? ये देखो, टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस ऑफ अल्फा। सही है। अब बी की जगह पे आप क्या लिखोगे? वो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सही। करंट की जगह क्या रखोगे? 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर को मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं 0.3 को लिख सकता हूं 3 डिवाइडेड बाय 10। ये मैंने आपको बेसिक में 01 02 में सिखाया है। नंबर ऑफ टर्न देखो ये दिए हुए आपको 50 टर्न है, सिंपल आ गया। एरिया ऑफ द कॉइल आपको यहां से निकालना है। अब देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको किस में चाहिए? मीटर में। सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर है, तो आपको मीटर बाय मीटर में चाहिए होता है। क्या करेंगे भाई? एरिया कैसे आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो 4 डिवाइडेड बाय 100, ये आपने लेंथ को कन्वर्ट कर लिया। फिर 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आपने विड्थ को भी कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कॉस ऑफ अल्फा। अब भाई यहां पे अल्फा आपने क्या रखना है? अल्फा है क्या, पहले तो ये समझ लो। अल्फा क्या है पहले तो यहां ये समझ लो। अल्फा आपके पास था एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड फेस ऑफ द कॉइल। समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड फेस ऑफ द कॉइल। अब सवाल पढ़ो क्या कहते हैं। कहते हैं कि आपने वर्टिकल प्लेन में इस कॉइल को सस्पेंड किया हुआ है, गोया आपका कॉइल ऐसे सस्पेंड हुआ हुआ है, ऐसे ही ये कॉइल है वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। हॉरिजॉन्टल फील्ड का मतलब फील्ड ऐसे जा रही है, ये फील्ड जा रही है। देखो ये कॉइल सस्पेंड हुआ हुआ है, ये फील्ड जा रही है।
आपको इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या नजर आ रहा है, देखो समझो यहाँ पे, ये ऐसे फेस ऑफ द कॉइल है, ये फील्ड ऐसे जा रही है, आपको दोनों के दरमियान में एंगल क्या नजर आ रहा है भाई, देख लो 0 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगा फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अल्फा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहां लाके पुट कर देंगे 0 डिग्री, सही। cos 0 डिग्री कितना होता है भाई, 1 होता है। इस पूरी कहानी को आप सिंप्लीफाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। इसका आंसर जो आएगा मेरे बच्चे वो हमारे पास आ रहा होगा 0.06 न्यूटन गालिबन, ठीक है, हो सकता है ये ना आ रहा हो लेकिन ज्यादा चांस ये कि ये आ रहा होगा, ठीक है। एक सवाल और है मेरे बेटा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, आपको फ्रेम दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है, ये भी पास पेपर का है, इज पिवटेड टू रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, फेस ऑफ द कॉइल, अब देखो यहां उसने आपको लिख के दे दिया, क्या कह रहे हैं, फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि अल्फा 0 हो गया, हाउ मच टॉर्क एक्ट्स ओवर द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासेस थ्रू इट। अब इसको सॉल्व करोगे आप, टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस ऑफ अल्फा करोगे, आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, टॉर्क पूछ रहा है यानी कि टॉर्क निकालना है, बी आपको गिवन है, ये रहा बी गिवन है यहाँ पे, करंट आपको गिवन है, करंट नहीं गिवन, ये रहा ना करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स ये गिवन है, एरिया यहां से आपको पता चल गया, पुट करोगे पैरेलल कह रहा था तो अल्फा 0 हो जाएगा, यहां से आप टॉर्क निकाल लोगे, इसको पार्ट ई कह देते हैं। पार्ट बी में कहता है व्हाट विल बी द टॉर्क व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड 60 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब समझो सवाल को, कह रहा है अगर आपका वो जो कॉइल है ना उसको वो रोटेट कर दे कितना 60 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड थी, इससे 60 डिग्री रोटेट हो गया, यानी कि ये वाला एंगल कितना दे दिया आपको 60 डिग्री। अब फिर टॉर्क पूछ रहा है आपसे, इसको पार्ट बी कह दो, अब आप कैसे करोगे, टॉ विल बी इक्वल टू बीना कॉस ऑफ अल्फा, बस अल्फा की जगह पे आप क्या डाल देना ला करके भाई 60 डिग्री डाल देना, आपका मसला हल हो जाएगा, सही है। बोलो भैया क्या यहां तक सब चीज सबको समझ में आ गई अच्छे से, बोलो भाई, हो जाएगा ना क्वेश्चन, मसला तो नहीं है कोई, भाई टॉपिक तो आगे भी बाकी था लेकिन चलो क्या करें, लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट भी बाकी है अभी तो, चलो अभी आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यहां तक मुझे बता दो भाई सब चीज सबको क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, बोलो भैया, बिल्कुल बॉटम पे ले यार, सही है, क्लास में मजा आया, ये सेटअप ऑल गुड जबरदस्त चल रहा है, सही है, चलो बोलो, ठीक है। चलो मेरे बच्चे आज की क्लास जो है ना वो हमारी यहाँ अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचती है, कल की क्लास में इंशाल्लाह आगे शुरू करेंगे, आप लोगों से कल की क्लास में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।